और इसका असर चुनावों पर क्या पड़ने वाला है, इसके लिए मैं राजीव रंजन का रुख कर लेती हूं। राजीव, तो सवर्ण आरक्षण इस बार बड़ा मुद्दा बनने वाला है। आज कोर्ट अपना फैसला दे ही देगा, देखते हैं क्या फैसला आता है। जो भी फैसला आए, इसका हिमाचल गुजरात चुनाव पर आप कितना असर देख रहे हैं? क्या पार्टियां इसको मुद्दा बनाएंगी? जो मुद्दा ऑलरेडी बना हुआ है। राजीव, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी, अब सुनाई दे रही है। राजीव, सवाल यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला दे देगा। सवर्ण आरक्षण क्या चुनावों में बड़ा मुद्दा बनने वाला है? मुद्दा ऑलरेडी बना हुआ है, इसको पार्टियां अपने अपने स्तर पर भुनाने की कोशिश करेंगी। गुजरात और हिमाचल विधानसभा चुनाव में कितना असर इसका देख रहे हैं आप? देखिए, जब सवर्ण आरक्षण की घोषणा की और जब सवर्ण आरक्षण लागू किया मोदी सरकार ने, तो तमाम विपक्षी पार्टियों ने ना नुकुर करके इसका ना नुकुर करने के बावजूद भी ये समर्थन हुआ और वो पास हो गया। लेकिन मूल सवाल ये है कि जो प्रभाकर ने बहुत सारी बातें बताई दी हैं, उसमें मुझे जोड़ने की नहीं है। आज जो फैसला आएगा तो हिमाचल और गुजरात में इसका असर क्या पड़ेगा। देखिए, हिमाचल तो ऐसा राज्य है जिसमें सवर्ण पॉपुलेशन ज़्यादा ही है, आपको पता ही है कि वहाँ तो बहुत सारे सीटों पर सवर्ण वोटरों की संख्या सबसे ज़्यादा है। गुजरात में भी इसी तरह की कमोबेश स्थिति है, 15-16% के करीब वहाँ पर सवर्ण आते हैं। तो ये जो 2019 चुनाव से पहले पार्टी ने, बीजेपी ने लागू किया था, इस पर बहुत बहस होती रही है। संघ प्रमुख का वो बयान बहुत चर्चित हुआ था आरक्षण की समीक्षा का बिहार चुनाव के समय। तब आपने देखा था उसको लालू प्रसाद यादव ने किस तरीके से जोड़ा था और तमाम बातें कही थी। लेकिन ये जब 10% आरक्षण आर्थिक आरक्षण सवर्णों को दिया गया, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी आई कि जिस पर लेकर के सवाल उठते हैं। पहली बात तो ये, जैसा प्रभाकर ने कहा कि इसके विरोध में तर्क देने वाले कहते हैं कि आरक्षण जो है वो सामाजिक जीवन में जो गैर बराबरी उसको दूर करने का दिया गया है। आरक्षण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है कि किसी के गरीबी को आपको ऊपर करना है। लेकिन सरकार का तर्क है कि जो लोग गरीब हैं, जिनके पास अभाव है, वो सब जाति के लोग एक ही तरह के जीवन से संघर्ष कर रहे हैं। दूसरी बात, जब ये गरीब सवर्णों का आरक्षण दिया गया तो इसकी जो आय है वो 8 लाख रुपए रखी गई। तो ये सवाल भी रखा गया कि जो आदमी इनकम टैक्स के दायरे में आ रहा है, अगर उसको आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाएगा तो जो बेहद गरीब लोग हैं, जो 10, 12, 15 हज़ार रुपए भी नहीं कमा पा रहे हैं, उनके बच्चों को आरक्षण कैसे मिल पाएगा जब इतनी अपर लिमिट यहाँ तक है। तो ये सब सवाल हैं और निश्चित तौर पर, और बड़ा सवाल ये भी है कि 2019 के लागू होने के बाद तमाम शिक्षण संस्थानों में और तमाम सरकारी नौकरियों में EWS के तहत लोग नौकरी कर रहे हैं या लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आज का जो फैसला आएगा वो एक बहुत बड़ी जनसंख्या का उसको इंतज़ार भी है कि उनका क्या होगा अगर फैसला विपरीत आता, और अगर फैसला समर्थन में आता है तो इन दोनों राज्यों में मोदी सरकार इस बात को जो इन दोनों राज्यों में, हालांकि परंपरागत तौर पर अगर इन दोनों राज्यों की वोटरों की बात मैं कहूँ तो सवर्ण वोटरों का बहुत हद तक झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ रहता है। तो निश्चित तौर पर ये चुनाव, हालांकि हिमाचल का तो बहुत आगे पहुंच चुका है, अभी गुजरात का शुरू भी नहीं हुआ है एक तरीके से, तो इन पर बहुत ज़्यादा असर आज के फैसले का पड़ेगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। जी ठीक है, राजीव बने रहें, चर्चा की शुरुआत कर लेती हूँ। चारू प्रज्ञा जी, कैसे देख रही हैं? हालांकि इस फैसले पर अपोजिशन ऑलरेडी कई सवाल उठा चुका है। आज तो खैर सुप्रीम कोर्ट को फैसला देना है, वोट से भी जोड़कर देखा जा रहा है। अगर पक्ष में फैसला आया तो बीजेपी इसको भुनाएगी चुनाव में। जी विपेश जी, ऐसा है, आप राजीव रंजन जी को एक विश्लेषक कहती हैं, लेकिन वो एक तरफा ही बात करते हैं और आज भी उन्होंने अपनी बातें एक तरफा करके ही शुरुआत करी है। देखिए, ऐसा है कि सरकार का काम ये है कि आप सबका साथ दें और जो भी लेफ्ट बिहाइंड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं, जो भी वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है, उसका साथ सरकार दे और उनको आगे बढ़ने में सहायता करे। हमारे देश में 35 से 40% जो लोग हैं वो EWS की कैटेगरी में आते हैं और अगर वो जनरल कैटेगरी के लोग हैं तो उनकी बहुत सहायता हो जाएगी ऐसे लॉ के लागू होने से, और इसीलिए इसको लाया गया था। हमने
एक क्लैरिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट में दिया है, जिसमें ये समझाया गया है कि ये 10% रिजर्वेशन से जो पुरानी रिजर्वेशन की सीट्स हैं, चाहे वो एससी की हो, एसटी की हो, ओबीसी की हो, उस पे कोई भी बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि करीब करीब 2.25 लाख से थोड़ी सी कम नई सीटें इसमें ऐड करी गई हैं। तो अगर आपकी नई और पुरानी सीटों का एक हिसाब देखते हैं तो जो कास्ट वाइज रिजर्वेशन हुआ करता था वो जैसा है वैसा ही रहेगा। लेकिन अगर आप पिछड़े लोगों को, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं, उनको, उनके बच्चों को आगे बढ़ने का एक मौका दे रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई गलत बात है। एक बात और है विपनेश, जब ये पार्लियामेंट में डिस्कस हुआ था, कांग्रेस समेत ज्यादातर विपक्षी पार्टियों ने ईडब्ल्यूएस के रिजर्वेशन का साथ दिया था। उसके बाद जरूर याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में फाइल करी गई हैं और 6 दिन की सुनवाई के बाद मुझे पूरा यकीन है कि जो भी हमारे जजेस निर्णय लेंगे वो हमारे देश के लिए बिल्कुल सही निर्णय होगा। ठीक है गुरदीप जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। आपको तो कोई आपत्ति नहीं है आज के फैसले से? देखिए, राजीव जी ने अपनी बात में ये बोला कि तमाम विपक्षी दलों ने ना नुकुर के बाद इसका समर्थन किया। थोड़ा सा रिकॉर्ड सही किया जाए, ईडब्ल्यूएस आया कैसे? ईडब्ल्यूएस के लिए यूपीए ने 2005 के अंदर मेजर जनरल सिन्हू के अंडर में एक कमेटी बनाई थी जिसने ईडब्ल्यूएस की बात की, और जुलाई 2010 में उसकी रिपोर्ट आई थी और 14 के मैनिफेस्टो में कहा गया था। हमारी आपत्ति क्या थी? हमारी आपत्ति ये थी कि जो मोदी जी की सरकार है वो बिना तैयारी के इसको ला रही है, जैसे नोटबंदी या जीएसटी के केस में हो। कैसे बिना तैयारी के? उसकी वजह है, देखिए 2010 के अंदर और उसके पहले 2006 के अंदर 2 सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आए थे, नागराज केस में और ट्रिपल टेस्ट केस में, जिसमें स्पष्ट कहा गया कि 3 क्राइटेरिया जो रखा गया था 2010 में और उसके पहले नागराज केस के अंदर ये कहा गया कि रिजर्वेशन देने के लिए आपको डेटा चाहिए। डेटा चाहिए तय करने के लिए कि कितना पिछड़ापन है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन में उनकी क्या रिप्रेजेंटेशन है और क्यों देना चाहिए। इसके लिए कास्ट सेंसस किया गया था 2011 के अंदर, लेकिन बीजेपी सरकार ने उस बेसिक काम पे काम नहीं किया, डेटा इकट्ठा नहीं किया। तो आज अगर सुप्रीम कोर्ट कोई भी विपरीत अगर फैसला आता है किसी एक जज का भी, तो वो इस बेस पे आएगा कि भारतीय जनता पार्टी को ये मालूम था कि इस रिजर्वेशन को देने के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की रोशनी में जो काम करना था वो आपने नहीं किया है। आपने ईडब्ल्यूएस को दिया है राजनीतिक न्यूज हेडलाइन बनाने के लिए। ईडब्ल्यूएस कोटा हम भी पक्ष में थे, बाकायदा मैंने जैसे बताया कमीशन बना के रिपोर्ट तैयार की गई, बेसिक काम किया गया देश के अंदर। लेकिन आज मुझे प्रज्ञा जी ये बताएं, चारू जी, आज ये इतना डिबेट क्यों हो रहा है? अगर आपने उस पूरे डेटा पे काम किया होता, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किस किस का जो है रिजर्वेशन नहीं है, किस किस का रिप्रेजेंटेशन नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, एफिशिएंसी के ऊपर उन्होंने क्वेश्चन उठाए थे, उसका जवाब आपने पिछले 8 साल में तैयार क्यों नहीं किया है? ये सवाल है। और आज इसी वजह से ईडब्ल्यूएस के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क खड़ा हुआ है देश के अंदर। और ये भी समझने की जरूरत है, जो बात बिल्कुल सच है, कि रिजर्वेशन जो है वो रोजगार के लिए नहीं है, वो सत्ता में जो सिस्टम होता है उसके अंदर प्रतिनिधित्व करने के लिए है। और अगर कोई भी अगड़ा जातियों का जो समाज है उसके अगर किसी सेक्शन का अगर प्रतिनिधित्व नहीं है तो देना चाहिए, इस बात में बिल्कुल सहमति है। लेकिन इसको रोजगार के रूप में देखना अलग बात है। रोजगार के लिए सरकार की बाकी आर्थिक नीतियां होती हैं। रिजर्वेशन इज फॉर डिसीजन से इन द डिसीजन मेकिंग, जो डिसीजन मेकिंग में आपकी क्या भागीदारी होगी उसके लिए है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 8 साल में कोई थ्योरेटिकल काम नहीं किया, इसीलिए आज ये क्वेश्चन मार्क सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लगा हुआ है। चारू, प्रज्ञा जी जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए, उसके बाद प्रभाकर मैं आ रही हूँ आपके पास। जी बहुत जल्दी से विपनेश, मैं 2 ही बातें कहना 8 साल में कोई वर्क नहीं किया, कोई डेटा नहीं, सवाल इसी को लेकर है। ये सारा कहना केवल कांग्रेस का है और उन्हें अपनी राजनीति करनी है। उन्हें अपनी राजनीति ऐसे विषयों पे भी करनी है जो देश के लिए अच्छे विषय हैं और जिसका साथ, जिसका समर्थन ये ऑलरेडी संसद में कर चुके हैं। तो मैं 2 ही पॉइंट कहना चाहूंगी। सबसे पहली बात, आज कांग्रेस के प्रवक्ता कुछ भी बोले, बॉटम लाइन ये है कि कांग्रेस भी इस रिजर्वेशन को सपोर्ट करती है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, नहीं, उन्होंने कहा वो सपोर्ट करते हैं लेकिन कुछ खामियां हैं। नहीं, दूसरी बात है कि आपको कहीं ना कहीं नुक्स निकालने हैं, तो इसीलिए ये डेटा की बात लेकर आते हैं।
जब सरकार कोई भी काम करने चलती है तो उससे पहले ग्राउंड वर्क हो चुका होता है, डेटा है सरकार के पास। दूसरी बात, जिस डेटा नहीं तरीके है, से चारू जी, sorry, यहाँ पे गलत नहीं कह नहीं, रही हैं। जिस तरीके से ईडब्ल्यूएस का डिवीजन होगा, जिस तरीके से हम लोग ये देखेंगे कि हमारे देश के अंदर बिलो पॉवर्टी लाइन में कितने परिवार हैं और उनके बच्चों को हम आगे बढ़ने में कैसे सहायता करें, उसमें ये सारे के सारे आर्गुमेंट अपने आप ही खत्म हो जाए। चलिए, सॉरी, मुझे एक लाइन बोल अंदर दीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक मेरे लाइन- सहयोगी प्रभाकर मिश्रा को एक जाना है, लाइन मैं मुझे इसका जल्दी से जवाब उनका देने रुख कर लेती हूँ। दीजिएगा। आती हूँ गुरदीप जी, हम आगे भी एक लाइन चर्चा इसका करेंगे। जवाब, उनको एक जाना है लाइन में कि मैं वक्त नहीं बोलूंगा। है, क्योंकि थोड़ी देर में फैसला आना है। नहीं, क्योंकि ये बात इन्होंने बोली डेटा है, एक लाइन में जवाब दूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट बोला है, कंपेलिंग रीजन फॉर बैकवर्डनेस, इनएडिक्वेसी ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ये डेटा नहीं है, आप बाकी जिस मर्जी डेटा की बात कीजिए, ये इस सरकार की बहुत बड़ी चूक है ठीक है। कि जो सुप्रीम कोर्ट ने 2006 प्रभाकर में मिश्रा डेटा से और मैं नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।